हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है जिसमें एक यूनिट हमारा नाटकों से संबंधित है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, बेसिकली पहला क्वेश्चन अगर देखें तो नहुस नाटक के रचयिता का नाम क्या है। तो आप देखिए कि जो नहुस नाटक के रचयिता का नाम है वो गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिनको हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता के नाम से भी जानते हैं। तो इनके द्वारा नहुस नाटक लिखा गया है, जिसको ये पहला नाटक भी मानते हैं। वही क्वेश्चन फिर से कि नहुस नाटक जो लिखा गया उसका टाइम क्या है। तो 1857 नहुस नाटक का टाइम है, लिखा है गोपाल चंद्र गिरधर दास ने। विद्या सुंदर नाटक किस संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो जो विद्या सुंदर नाटक है वो किस संस्कृत नाटक का अनुवाद है, तो वो चौर पंचासी का नाटक जो है। तो ये विद्या सुंदर नाटक जो कि हम देखेंगे भारतेंदु युग में ये नाटक लिखा गया है, ये चौर पंचासिका का, क्योंकि विद्या सुंदर नाटक जो है संस्कृत नाटक का अनुवाद है, तो जो चौर पंचासी का नाटक था ये संस्कृत में था, इसी का अनुदित रूप है विद्या सुंदर। आगे का क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का अनुदित नाटक है, यानी कौन सा ऐसा नाटक है जिसको भारतेंदु जी ने क्या किया है, उस नाटक का अनुवाद किया है। तो आप ये देखिए और क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पे ये दिया है कि दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, ये जितने भी नाटक हैं बेसिकली ये सब भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित नाटक ही हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए कि शेक्सपियर के किस नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से किया है। तो कौन सा ऐसा शेक्सपियर का नाटक है, तो ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही भारतेंदु जी ने दुर्लभ बंधु नाम से जो है उसको अनुवाद किया है। अंधेर नगरी में प्रहार किया गया है। तो आप अंधेर नगरी है ना, अंधा युग, ये कुछ हमारे ही सिलेबस में नाटक हैं। तो अंधेर नगरी में जो है किस चीज़ पे प्रहार किया गया है, तो भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पे। कि अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टके सिर बाजी, टके सिर खाजा, कि जहाँ का राजा जो होता है अंधा होता है या अंधेर होता है, वो एक तरीके से प्रजा का जो है ध्यान नहीं रखता है, बल्कि अपने ही, देखा जाए तो अपने ही लोभ लालसा में, इसी में ही खोया रहता है। ऐसे में उसकी भ्रष्टहीनता जो है समाज पर एक तरीके से विपरीत प्रभाव डालती है। तो ये उसी मुद्दे को इस नाटक में उठाया गया है भारतेंदु जी द्वारा। भारतेंदु के उस नाटक का नाम बताना है जिसमें अंग्रेजी राज्य में भारत की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कि किसमें बताना है कि भारतेंदु जी ने, तो नाम से ही देखिए भारत की दुर्दशा, तो भारत की दुर्दशा। हालांकि नाटक आप देखेंगे नील देवी, विष से विष मौजतम, अंधेर नगरी, सब सारे ही नाटक भारतेंदु जी के हैं। पर इसमें स्पेसिफिक ये पूछे कि कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें अंग्रेजी राज में भारत की दुर्दशा का चित्रण हुआ है, तो वो तो अंधेर नगरी नहीं है बल्कि भारत दुर्दशा है। और अभी हमने अंधेर नगरी देखा था कि भ्रष्ट एवं विवेकहीन शासन तंत्र पर जो प्रहार किया गया उसके लिए ये संबंधित था। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए कि इनमें से प्रसाद जी की एकांकी कौन सी है। तो ध्रुव स्वामिनी, कामना, एक घूट, इनमें से कौन सा। तो बताना है इनमें से कौन सा है, तो एक घूट जो है प्रसाद जी की वो एकांकी है। ध्रुव स्वामिनी अगर कहें तो नाटक है उनका। अब हिंदी के ऐतिहासिक, यानी हिंदी के जो ऐतिहासिक नाटककार है, मतलब किसने इतिहास को आधार बना के चीज़ों को लिखा, तो जयशंकर प्रसाद जी का आप कई नाटक देखेंगे, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है ना, तो उसमें आपको लगेगा ही नाम से ही कि ये सब तो ऐतिहासिक नाटक के जो है फलस्वरूप उनकी चीज़ों को लिया गया है। आगे का क्वेश्चन देखिए कि जयशंकर प्रसाद कौन सा मतलब जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा नाटक नहीं है। आधे अधूरे, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो आप देखिए कि आधे अधूरे नाटक हो गया और आषाढ़ का एक दिन हो गया, ये कुछ चीज़ें हमको पढ़नी है सिलेबस में, तो आधे अधूरे जो है इनका नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख जो है ये सब जयशंकर प्रसाद जी का है। आगे के क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पे आपको मिलान करना है कि नील देवी किसका है। तो जैसे नील देवी को आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मिला दिया, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका है, सन्यासी जो है ये किसका है, प्रतिशोध ये किसका है। तो अगर मान लीजिए आपको सी नील देवी भारतेंदु जी का पता है, तो आप इससे भी मिला सकते हैं कि इस तरीके से हम 4 मिला लें। तो इसमें ये ऑप्शन में फ़ायदा होता है ना कि आपको एक भी पता है, और अगर विकल्प आपको बहुत उलझाने वाला नहीं है तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को मिला सकते हैं। तो यहाँ आप बड़े ही अच्छे से मिला सकते हैं कि मैंने कहा अगर आपको 4 पता है तो आप आराम से इसको, जैसे ये सी है ना, तो भारतेंदु जी का नील देवी पता है। अब मान लीजिए मुझे ये नहीं पता है आगे का, तो हम इससे ये मिला सकते हैं कि प्रतिशोध इनका ही होगा। और फिर आगे बी अगर देखें जन्मेजय का, तो फिर हो गया जन्मेजय का। नाग यज्ञ अगर देखेंगे तो ये तो जयशंकर प्रसाद का हो गया, और फिर सन्यासी को देख लेंगे,
इस तरीके से। निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये क्वेश्चन है कि जो है आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक होता आरोही, एक होता अवरोही। आरोही में व्यवस्थित करना, तो पहले अंधेर नगरी, फिर आधे अधूरे, स्वप्न भंग, ध्रुव स्वामिनी। अच्छा, इसमें ये होता है कि क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट सन नहीं याद होता, तो फिर आप आरोही और अवरोही में नहीं बैठा पाते हैं। इसलिए रचनाओं में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमको सन कैसे याद हो, वो थोड़ा सा ज़रूरी है, वो याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अंगूर की बेटी नाटक के रचयिता कौन है? तो ये अंगूर की बेटी जो है, इसके गोविंद बल्लभ पंत का ये नाटक है अंगूर की बेटी करके। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा नहीं है? अब इसमें देखिए 4 नाटकों के नाम दे दिए हैं आपको और पूछ रहा है कि इसमें से देखें तो कौन सा नहीं है। तो उदय शंकर भट्ट के और नाटक हो सकते हैं, चाहे मुक्ति पथ है, दाह रंबा है, लेकिन युगे युगे क्रांति जो है ये इनका जो है नाटक नहीं है। आगे देखिए कि क्वेश्चन है कि टूटते परिवेश नाटक के रचयिता। तो ये जो टूटता परिवेश करके है, इसके रचयिता कौन है? तो ये देखिए विष्णु प्रभाकर की बात करें तो जो विष्णु प्रभाकर हैं, ये टूटते जो परिवेश नाटक है इसके रचयिता हैं, तो विष्णु प्रभाकर हो गए। सिंदूर की होली के रचयिता की बात करें तो जो सिंदूर की होली करके हैं, इसके एक देखिए लक्ष्मी नारायण लाल हैं, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो हमें पढ़ना है सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली के रचयिता जो हैं वो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आगे देखिए कि इनमें से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है? तो आपको 2-3 दिया गया है, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो इसमें से देखिए आप कोई नहीं हटा सकते क्योंकि ये सभी उनके नाटक हैं मोहन राकेश जी के। इवन आधे अधूरे हो गया, लहरों के राजहंस हो गया, आषाढ़ का एक दिन, सब कुछ उन्हीं का है लिखा और बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त इनको हुआ है इन सब नाटकों से। प्रसाद जी के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अजात शत्रु, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। हमने कहा कि इसमें एग्जैक्ट आपको डेट याद हो, तो ये जो आरोही और रोही इन सब में आता है ना, तो ये जैसे जगदीश चंद्र माथुर के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसमें भी आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होंगी तो फिर कोई डाउट नहीं होगा कि कोणार्क, शारदिया, पहला राजा दशरथ नंदन। लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जैसे क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस में अगर देखें जो नाटक है उसमें जो लहरों के राजहंस में नंद का व्यक्तित्व है, यह आधुनिक भावबोध से युक्त संघर्षशील मानव को दिखाया जाता है। यह आधुनिक भावबोध से एक व्यक्ति जो है वो कितना त्रस्त है उस चीज़ को दिखाया गया है। आगे की क्वेश्चन देखिए, कौन सा पात्र जो आधे अधूरे नाटक है, बेसिकली हमने मोहन राकेश जी का देखा, तो आपको सारे पात्र क्लियर होने चाहिए और इसके लिए ये कि आप आषाढ़ का एक दिन तो हमने करवा दिया है, बाकी कुछ नाटक वगैरह जो नहीं हुए हैं तो इन नाटक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत पढ़ के अच्छा लगेगा। आधे अधूरे बेसिकली आजकल की जो फैमिली में कितना द्वंद्व रहता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो बदल रहे हैं समय के साथ, परिवार में टूटन की स्थिति आ रही है, तो बहुत कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा इस नाटक में। तो इसमें कि कौन सा पात्र आधे अधूरे का नहीं है, तो इनमें आप देखिए जुनेजा है, महेंद्र नाथ हैं, सावित्री हैं। तो आप इसमें देखेंगे ना कि ये जितने पात्रों का नाम दिया गया ये सभी हैं। महेंद्र नाथ तो केंद्र में ही होते हैं, सावित्री, जुनेजा, ये सभी पात्र हैं आधे अधूरे के। इनमें से धर्मवीर भारती का गीत ही नाट्य कौन सा नहीं है? तो गीत ही नाट्य, गायन वाला नाट्य इनमें से धर्मवीर भारती का अगर देखा जाए तो कौन सा नहीं है? तो अंधा युग जो है, ये अंधा युग गीत नाट्य, इनमें से धर्मवीर भारती का गीत नाट्य कौन सा है? इसने पूछा कौन सा है ना, तो धर्मवीर भारती का गीत नाट्य। ये अंधा युग तो हमारे पाठ्यक्रम में है, हो सकता है इसको हम करवा दें अभी आगे की वीडियोज में। तो ये जो धर्मवीर भारती का गीत नाट्य अंधा युग है और बहुत ही अच्छा नाटक है। अगर हम समय के मूल्य की बात करें तो ये नाटक जो है बहुत ही मतलब इस समय का है। तो ये इस तरीके से इनमें से धर्मवीर भारती का गीत नाट्य कौन सा है? तो ये हो गया अंधा युग। अंधा युग का नायक है, अगर हम देखें कि अंधा युग का नाटक कौन, अंधा युग का नायक है कौन, तो अंधा युग का नायक जो है युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, युयुत्सु, अश्वत्थामा। इनमें से हमें देखना है कि अंधा युग के नाटक जो है अंधा युग के नायक कौन है, तो अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा। आप ये पूरा देखेंगे, रामायण देखे होंगे तो ये उसी की बेसिकली कहानी है, महाभारत की, रामायण नहीं, महाभारत की, जो 18वें दिन के युद्ध का पूरा विवरण दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे अंधा युग के जो नायक है वो अश्वत्थामा है। बाकी श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, युयुत्सु का नाम सभी का आता है, बस अश्वत्थामा जो है केंद्र में है।
अंधा युग नाटक में कितने अंक हैं? तो जब हम अंधा युग नाटक को पढ़ते हैं तो देखते हैं उसमें कितने जो है अंक हैं। तो अंधा युग नाटक में 5 अंक हैं। नारी समस्याओं का चित्रण प्रसाद के किस नाटक में हुआ है? तो प्रसाद जी के नाटकों की बात करें उसमें नारी के बारे में जो चित्रण देखने को मिलता है तो वो ध्रुव स्वामिनी में आपको देखने को मिलता है कि नारी के मुद्दे को ध्रुव स्वामिनी में जो है ये उठाया गया है। कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? अब यहाँ पे चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, बंधु वर्मा, मंदाकिनी, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक है, कौन सा ऐसा पात्र है जो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसमें वो पात्र नहीं है। तो बंधु वर्मा जो है ये नहीं है बंधु वर्मा। बाकी चंद्रगुप्त है, मंदाकिनी है, शिखर स्वामी है, ये सभी ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो कितने अंकों में है? तो अभी जस्ट हमने जैसे उसका देखा था कि 5 अंकों में कौन सा अंधा युग नाटक है, ऐसे ही ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो कुछ इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको आइडिया लग रहा होगा कि ध्रुव स्वामिनी में अगर देखेंगे तो आपको 3 अंक देखने को मिलेंगे। तो 3 अंक जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक में देखने को मिलेगा। स्कंदगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है? तो जो स्कंदगुप्त नाटक लिखा गया है तो राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति की भावना जगाना, प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण करना, विदेशी आक्रांताओं को देश से बाहर करने के लिए मजबूत केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता को निरूपित करना, ये सभी जितने भी हैं होंगे। आगे देखिए कि वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक का है? तो इसमें देखना ये किसका नाटक का है? तो ध्रुव स्वामिनी का है। कौन सा नारी पात्र ध्रुव स्वामिनी का नहीं है? कोमा, ध्रुव स्वामिनी, देवसेना, मंदाकिनी। तो कौन सा पात्र नहीं है? तो देवसेना की बात करेंगे तो देवसेना जो है ये नहीं है। हम लोगों के सिलेबस में यूपीएससी में अगर देखें तो स्कंदगुप्त नाटक है तो देवसेना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाकी कौन सा नारी पात्र अन्य देखेंगे ध्रुव स्वामिनी की कोमा, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी है ही। वे भी जीवन विश्व की संपत्ति प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक में है? मतलब कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश या दुख की कठिनाई से उसे आप नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कथन कहा गया है वो कौन से नाटक में? तो आप देखिए कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक की पंक्ति है। राजनीति मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो। ये कथन किससे है? यह कथन किसका किससे है? तो ये थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन हो गया कि ये किसका किससे है। तो हम जब ध्रुव स्वामिनी को पढ़ेंगे तो जैसे पूरा नाटक आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझ में आता है कौन सी चीज़ों को किसने किससे कहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि राजनीति मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, ये कोमा सकराज से ये कथन कहा गया है। पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यह कथन किस पात्र के प्रति है? तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन में डेप्थ है कि इन्होंने किससे कहा है। ध्रुव स्वामिनी ने ये चीज़ कथन कही है और कही किससे है? तो ये रामगुप्त से कही है कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु मान लिया है और उन पर अत्याचार वो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ध्रुव स्वामिनी के साथ नहीं चलेगा। ये ध्रुव स्वामिनी ने रामगुप्त से कहा। प्रसाद का कौन सा नाटक रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा है? मतलब कि रंगमंचन की दृष्टि से तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु सभी इनके नाटक हैं, ऐसा नहीं कोई एक है। लेकिन इसमें अजातशत्रु है रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त नाटक। इनमें से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? सिंहरण, चाणक्य, मिहिरदेव, अलका। तो कौन सा पात्र जो है वो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो इसमें देखिए मिहिरदेव जो है ये नहीं है। सिंहरण, चाणक्य, अलका ये सभी पात्र चंद्रगुप्त नाटक के हो सकते हैं, लेकिन मिहिरदेव जो है ये पात्र नहीं है। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को ब्रिसलत तो मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। यह कथन किस नाटक का है? तो ये कथन किस नाटक का है? चंद्रगुप्त का। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को ब्रिसलत तो मिला है, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। प्रसाद जी की इन नाट्य कृतियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। एक घूट जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, है ना, ये जितने भी दिए गए हैं क्रमशः। तो अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूट, चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी के पात्र जो है इनमें से कौन से नहीं है?
तो जुनेजा नहीं है, जुनेजा को हमने आधे अधूरे में देखा था। गोवर्धन दास, राजा, नारायण दास, ये सभी नारायण दास हैं, गोवर्धन दास हैं, राजा, ये सभी अंधेर नगरी में। भारत दुर्दशा किस वर्ग में रखा जाना चाहिए कि वो नाट्य रासक है, नाटिका है, प्रहसन है। तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है कि ये नाट्य रासक है, नहीं तो ऐसे क्लियर नहीं लगेगा कि नाटक है। बेसिकली जब इसमें हमको सॉल्व करना होगा तो ये नाट्य रासक है। चूरन हकीम जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये पंक्तियाँ भारतेंदु जी के किस नाटक की हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पंक्ति है अंधेर नगरी ढके सिर भाजी में कि चूरन हकीम जो खाते सब पर चूना टिकस लगाता, इनमें से कौन सी विशेषता प्रसाद के नाटकों की नहीं है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन है कि आपको अगर पता हो कि हाँ कौन सी चीज़ें उनके नाटकों में थी। जैसे प्रसाद के नाटक जो देखेंगे आप, ना सुखांत है ना दुखांत, अभी तो ये प्रसादांत है। प्रसाद के नाटकों में भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्यकला का रूप देखने को मिलता है, गीत योजना, लेकिन इनके नाटकों में अंग्रेजी शासन का विरोध है, ये चीज़ नहीं है। प्रसाद के नाटकों में हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो ये जो नाटक है चंद्रगुप्त में आप देखेंगे कि अरुण या मधुमेह देश हमारा, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक गीत प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये जो नाटक है चंद्रगुप्त। तो यहाँ से देखिए अरुण या मधुमेह देश हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती चंद्रगुप्त से हो गया। इनके अलावा मालविका प्रसाद की किस नाटक की पात्र है? तो मालविका जो है ये चंद्रगुप्त की नाटक की पात्र है। प्रसाद जी के नाटक अभिनय नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का कारण पूछ रहा है कि क्यों नहीं है। क्योंकि उनमें भाषा क्लिष्ट एवं संस्कृतनिष्ठ है, उनमें पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनमें दृश्यों की संख्या से भी अधिकता देखने को, यानी रंगमंच के अनुकूल जब चीज़ें कम होती हैं तो आप रंगमंच में उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते। अंधा युग का उद्देश्य क्या है? तो अंधा युग जो नाटक है बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? तो परमाणु युद्ध की विभीषिका को प्रस्तुत कर शांति का संदेश देना। मोहन राकेश का जो आधा अधूरा नाटक है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है। तो मोहन राकेश का जो ये आधा अधूरा नाटक है ये कब प्रकाशन में आया है? तो 1969 यानी 1969 में आया है। राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को मोहन राकेश के किस नाटक में उभारा गया है? तो ये किस में देखने को मिला है? लहरों के राजहंस में। आधे अधूरे नाटक की मुख्य समस्या क्या है? तो जो आधे अधूरे नाटक है विघटन की प्रक्रिया का अंकन करना, विघटन की प्रक्रिया का अंकन करना। मोहन राकेश के नाटकों के बारे में कौन सा कथन गलत है? उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, वे नाट्य भाषा की दृष्टि से सर्वाधिक सशक्त हैं, रंगमंचीयता की दृष्टि से सफल हैं, उसमें मानव जीवन से जुड़ी समस्याएं चित्रित की गई हैं। तो इसने ये पूछा ना कि आपसे कि कौन सा इसमें गलत है? तो उनमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र है, ये सही नहीं है। वे नाट्य भाषा की दृष्टि से बहुत ही सशक्त हैं, रंगमंचीयता की दृष्टि से तो बहुत अच्छा सफल है इनका, और मानव जीवन से जुड़ी अनुभूतियों को ही बेसिकली इस नाटक में उकेरा गया, तो उसकी दृष्टि से भी बहुत अच्छा नाटक है। तो उम्मीद है कि ये जो है आपको लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज से बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। एंड हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट हो, PDF वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से डिस्कशन पार्ट में आप जुड़ के बातचीत भी कर सकते हैं। और इस तरीके से और भी हिंदी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ऐसे जो है इसको सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा नाटक से संबंधित।